नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। ये माहौल दरअसल दिखता बिहार का है, लेकिन ये सिर्फ बिहार में नहीं है, ये पूरे देश में यही माहौल बनता जा रहा है। ये जो मैंने लिखा है ना कि एक सफेद टी शर्ट भगवा पर भारी, ये क्यों लिखा आप जानते हैं? जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं? तो सुनिए। झूठ दिन में 5 बार कपड़े बदलकर भी घबराया हुआ है। झूठ दिन में 5 बार कपड़े बदलकर भी घबराया हुआ है। और एक हमारा सच है जो सिर्फ एक टी शर्ट में छाया हुआ है। राहुल गांधी जी ने वोट की चोरी का जो मामला पकड़ा है, उसके बाद से पूरे देश में चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के सहयोगी यानी कि मौजूदा सरकार दिल्ली हो या पटना की हो, जिस तरह से उनके बीच में बेचैनी है, घबराहट है, आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं, जवाब कोई और दे रहा है। और उसके खिलाफ राहुल जी ने जनता की अदालत में और खास तौर से राजनीति की जो धरती है बिहार, उस वहां की जनता की अदालत में आने का जो फैसला किया, उसने पूरे देश में क्रांति ला दी है। पहले दिन से जब से यात्रा प्रारंभ हुई है, आप देख रहे हैं, पत्रकार साथी देख रहे हैं कि यात्रा दिन ब दिन जनता को कनेक्ट करती जा रही है। और अब तो 4-4, 5-5 साल के छोटे छोटे बच्चे भी स्वतः यात्रा में आ रहे हैं और राहुल गांधी जी के नारे के साथ अपना नारा जोड़ रहे हैं। ये यात्रा अब एक क्रांति की तरह परिवर्तित हो चुकी है। मैं अपने देश के लिए थोड़ा जो कुछ कुर्बानी दी, मैं अपने देश को एक संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय सेना देश की नींव जब देश की मंचों पर चढ़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हमारा देश कमजोर हो गया। और देश के प्रधानमंत्री को एक संकेत करना चाहता हूं कि आपके सचिव ने, आपके विशेष सलाहकार ने आपको यह सलाह नहीं दिया कि पागल, सेना और शेर नहीं छेड़े जाते, क्योंकि ये पलटवार करते हैं। और जब ये पलटवार करते हैं तो जॉर्ज की शासन समाप्त हो गया। जब ये पलटवार करते हैं तो अंग्रेज समाप्त हो गए। हम अपने सम्मान का बदला लेकर रहेंगे। समझे? इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा कि एक सफेद टी शर्ट 5 जोड़ी कपड़ों पर भारी पड़ रही है। और अग्निवीर ने क्या कहा कि पागल, सेना और शेर से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। दोनों बातें कितनी सही है ना। मोदी जी ने तो क्या किया? मोदी जी ने एक ट्रंप नाम के पागल इंसान से पंगा ले लिया, भुगत रहे हैं। सेना का इस्तेमाल अपने लिए करते हैं, बहुत अच्छी तरह से करते हैं, राजनीति के लिए करते हैं, अपनी छवि चमकाने के लिए करते हैं। और जो सेना को सेवा और अपना करियर बनाना चाहते थे, उन्हें अग्निवीर बना के पार्ट टाइम जॉब का छोड़ दिया, सेना से भी पंगा ले लिया। और शेर तो इस वक्त आपको मालूम है बिहार की सड़कों पर दहाड़ रहा है। शेर ने जमीन हिला दी है। और मोदी जी ने यही गलती कर दी कि पागल, सेना और शेर तीनों से पंगे ले लिए। और एक सफेद टी शर्ट ने पूरा भगवा सिस्टम, मैं भगवा रंग पहनने वाले सबकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उस भगवा सिस्टम का जो नागपुर से चलता है, जो दिल्ली के बीजेपी दफ्तर से चलता है और जो सरकारी दफ्तरों से चल रहा है, आज की डेट में सरकारी संस्थाओं से चल रहा है। वो पूरा सिस्टम हिल गया है। वो सिस्टम इसलिए हिल गया है कि 2 हफ्तों में, 2 हफ्ते भी मत चलिए, 2 हफ्ते कम कहते हैं, 1 महीने का मान के चलिए, 1 महीने में अकेले राहुल गांधी ने बीजेपी का 15 साल की पूरा सिस्टम, 15 साल की मेहनत से जो तैयार किया था, पूरा सिस्टम हिला दिया है। अब राहुल गांधी इस बिहार की यात्रा को, वोटर अधिकार यात्रा को
कैसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले रहे, कैसे वो समझ गए कि ये ऐलान कर दिया है। इसका अंदाजा आप इस चीज से भी लगा सकते हैं कि कांग्रेस ने अपने जितने एमपीज हैं, जितने एआईसीसी के बड़े नेता हैं, जितने मुख्यमंत्री हैं, सबको हुक्म दे दिया है कि सब बिहार पहुंचे। अब सोचिए, आप सारे एमपी, सारे सीडब्ल्यूसी के मेंबर, सारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बिहार पहुंचेंगे कांग्रेस में, राहुल उस यात्रा में राहुल गांधी के साथ खड़े होंगे। क्योंकि अभी तक ये बहुत तारीफ की बात है कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी इस यात्रा में पुरजोर तरीके से शामिल हो रही है। अभी तक उनके कंधों पर चल रही थी, लेकिन राहुल गांधी ये जानते हैं कि ये सिर्फ यात्रा नहीं है, इस यात्रा के जरिए संगठन को मजबूत करना है और संदेश देना है। पूरी लीडरशिप को बुला लिया है। साथ में इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख नेता राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल होने वाले, स्टालिन शामिल होने वाले, अखिलेश यादव शामिल होने वाले हैं, वो झारखंड मुक्ति में हेमंत सोरेन शामिल होने वाले हैं, शिवसेना से उद्धव ठाकरे शिवसेना से शामिल होने वाले, एनसीपी से शामिल होने वाले हैं। अपने मुख्यमंत्री सारे, सिद्धारमैया हो, डीके शिव कुमार हो, रेवंत रेड्डी हो या सुखविंदर सिंह सुक्खू हो, सब लोग वहां शामिल होने वाले। और जिस दिन 1 तारीख को पटना में ये खत्म होगी यात्रा, उस दिन महारैली होगी। उस दिन उम्मीद की जा रही कि शायद उस दिन ममता बनर्जी भी, ममता या उनकी पार्टी से कोई शामिल होगा। हो सकता है उस दिन आपको अरविंद केजरीवाल की पार्टी से भी कोई शामिल दिखे। ये एक तरह का ऐलाने जंग आप कह सकते हो। ऐलाने जंग फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है मोदी जी के खिलाफ है। और ये भी बात हर विपक्षी पार्टी जानती है कि बिना मोदी के बीजेपी कुछ नहीं है। एक बार मोदी नाम या मोदी चेहरा हट गया बीजेपी से, बीजेपी ताश के पत्तों की तरह भर्र करके गिर जाएगी। ये बात भी तय है, ये बात समझ में आती है पूरे विपक्ष को। इसलिए विपक्ष पहली बार 11 साल में 1 महीने के सत्र में एक दिन भी अलग थलग नहीं दिखा। अरविंद केजरीवाल की पार्टी इंडिया गठबंधन में नहीं है, उसके बावजूद पूरे 1 महीना विपक्ष एकजुट रहा। विपक्ष एकजुट रहा, हमला एकजुट किया, तगड़ा हमला किया। 300 सांसद मार्च करने की कोशिश करते हैं चुनाव आयोग की तरफ, लेकिन उन्हें पुलिस डिटेन कर लेती है। देश की मीडिया तो कवर नहीं करती, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बन जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खूब खबरें बनती है। अखिलेश यादव बैरिकेड कूदते नजर आते हैं। सब अपना अपना स्कोर करे बेशक, लेकिन एक मैसेज तो चला गया था उस दिन, पूरे विश्व में चला गया था कि भारत में इस वक्त मोदी जी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी की छवि कितनी कमजोर हुई है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि आज की डेट में ट्रंप कैसे मोदी जी की लगातार बेइज्जती कर रहा है, सबको मालूम है। कैसे भारत चीन से दोस्ती की कोशिशें कर रहा है, और वो चीन जिसे लाल आंख दिखाने की बात मोदी जी करते थे, अब लाल आंख तो छोड़िए, आंख भी नहीं मिला पा रहे, ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं। बड़े जोरों शोरों से चाइनीज एप्स बंद की थी, सुना है अब वो टिकटॉक टकटॉक टाइप सारी एप्स खुल रही हैं, खुलने वाली हैं जल्दी। चलो रशिया तो माना, रशिया पहले से दोस्त था, पुराना मित्र था, वो मित्रता खोनी नहीं चाहिए, वो वापस चाहिए। लेकिन अपने कहे शब्दों पर वापस लौटने पर मजबूर हो गए मोदी जी, जो चीन के बारे में उन्होंने कहे थे। अपने दोस्त खासम खास अडानी और अंबानी की बीच की लड़ाई में किसकी बेइज्जती हो रही है? मोदी जी और उनकी विदेश नीति की। किस तरह की खबरें आ रही हैं कि कैसे अडानी और अंबानी के बीच में एक फ्यूड खड़ा हो गया है रूस से आने वाले तेल को लेकर। कैसे आज सुबह से एक तस्वीर वायरल है, जो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, वो कैसे, जब राजदूत अब बने, वो कैसे अंबानी के साथ खड़े थे जब ट्रंप के यहाँ पर अंबानी परिवार गया था उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में। कैसे कहानी सब चला रहे हैं कि एक जो है वो दोस्त को खुश करने के लिए पूरे देश को महंगे टैरिफ में
झोंका जा रहा है। ये सारी कहानी आपको सुनाई, मैं दोबारा ये कहानी सुनाने की जरूरत महसूस नहीं करता, लेकिन कहानी ये है कि अंतर्राष्ट्रीय 56 इंच विश्व गुरु की छवि ध्वस्त हुई और देश में पार्लियामेंट के अंदर नारे सुनने को मिल रहे हैं। ये साफ संकेत है कि मोदी जी 29 से पहले टाटा बाय बाय हो जाएंगे। कुछ लोग तो ये कहने लगे हैं कि 75वां साल मोदी जी 75 साल के होने वाले हैं अगले महीने, मौका अच्छा है अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए मोदी जी को अनाउंस कर देनी चाहिए रिटायरमेंट। साथ में एक मैसेज दे देना चाहिए कि देखो मैंने 75 साल का रूल बनाया था और मैं उस रूल को फॉलो कर रहा हूं। लेकिन सवाल यह है कि मोदी जी वो करेंगे नहीं। वो इसलिए नहीं करेंगे कि मोदी जी को डर है कि अगर मैं सत्ता से बाहर हुआ, उसके बाद जो होगा, जो फाइलें खुलेंगी, जो चीज़ें खुलेंगी, उसका जवाब वो कैसे देंगे। सबसे बड़ा डर इस चीज़ का है मोदी जी को। लेकिन मैंने कहा ना, वो जो अग्निवीर ने कही थी बात, या जो इमरान प्रतापगढ़ी ने बात कही थी, अब उस बात को टेम्परेरी कह के या पलटने का मौका नहीं रहा। अब वो नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज़ और कहूँगा मैं, अगर कोई राहुल गांधी की टीम से ये वीडियो देख रहा है या नहीं भी देख रहा, कोई उनकी टीम तक ये मैसेज जरूर पहुंचा दे कि आप जो कर रहे हो वो सब ठीक है। गोदी मीडिया कभी आपके साथ नहीं था, ये बात भी तय है। लेकिन आपने जिस एक इंसान को सिर चढ़ा रखा है, हर जगह उस आदमी को तवज्जो दी जाती है, उसका नाम है राजीव शुक्ला। दुनिया भर के लोग आपको आगाह कर चुके हैं उसके बारे में, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे। लेकिन वही आदमी एक चैनल चलाता है और उस चैनल में आपकी कोशिशों को कैसे बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, उसका एक उदाहरण आपकी स्क्रीन पे देखिए। न्यूज 24 कह रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से मिलने के बाद अमन कुमार नाम का वोटर लिस्ट से कटने का दावा झूठा साबित हुआ। राजीव शुक्ला का चैनल राहुल गांधी के को झूठा साबित करने पे तुला हुआ है। ये कहीं हो सकता है कि भाई पत्नी चैनल चलाती है, पति का उससे लेने देना? अरे जब दोनों पति पत्नी एक साथ रहते हैं, ये चैनल शुरू तो राजीव शुक्ला ने ही किया था। अब राजीव शुक्ला पॉलिटिक्स में बिजी हो गए इसलिए पत्नी को संभाल दिया, लेकिन है तो घर में ही। क्या इस चीज का ऐसा, ये कम से कम ठीक है, आप सच्ची पत्रकारिता कीजिए, आप सही सही दिखाइए, लेकिन ये गोदी मीडिया वाला एजेंडा तो मत चलाइए ना कि झूठा साबित करने की कोशिश आप कर रहे हो। ये दूसरी मीडिया बतेरा कर रही है। इसीलिए कांग्रेस ने, अभी पहले इंडिया टुडे में हुआ करते थे, अब एनडीटीवी में गए हैं, क्या नाम है इनका, शिव अरूर शायद यही नाम है इनका, एंकर, इन पे बाकायदा मानहानि का मामला दर्ज किया है। बाकायदा मामला दर्ज हुआ है क्योंकि इन्होंने अपने शो में वही राहुल गांधी के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा चलाया था, झूठ फैलाने की कोशिश की थी कि उनके वोट चोरी के जो दावे को है उसको कैसे झूठा साबित करने की कोशिश की थी। अब सोचिए, अगर कांग्रेस न्यूज 24 के खिलाफ भी अगर ऐसा ही कोई मामला दर्ज कर ले, तब बीजेपी क्या करेगी? फिर आपको कैसा मसाला दे दोगे आप उसको कि घर में बैठा भेदी खुद ही लंका ढा रहा है। तो जरा इस तरफ भी ध्यान दे दें कि जब आप मेहनत करते हो ना, तो फिर ऐसी छंटनियां करनी भी जरूरी है। ऐसे लोगों को घर बिठा के या साइडलाइन करना बेहद जरूरी है, उस तरफ भी ध्यान दीजिए। आज की डेट में एक चीज बहुत क्लियर साफ हो रही है, आप बीजेपी के अंदर बात करके देख लो, बीजेपी के बाहर बात करके देख लो, एक चीज बिल्कुल क्लियर मैसेज हो गया है कि राहुल गांधी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और जिस तरह से राहुल गांधी के हर मुद्दा जमीन पकड़ रहा है, त्यों त्यों मोदी जी की कुर्सी हिल रही है। और मोदी जी अब हालत यह है कि आज गए या कल गए, ये तय मान के चलिए। आज मैं आपको लिख के दे सकता हूं, वरना मेरा ये वीडियो संभाल के रखिएगा। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं कहा था। मैं हमेशा ये कहता था कि मोदी जी 2029 तक पूरी टर्म करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, 29 के बाद डिपेंड करता है कि बीजेपी किसको उतारती है, उस हिसाब से। लेकिन ये जो स्थिति देख ली है मैंने, जो खबरें आ रही हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट पे बात हो रही है, जो
दोनों पार्टीज के, कांग्रेस, नॉन कांग्रेस, बीजेपी, नॉन बीजेपी, सभी तरह की पार्टियों से के नेताओं से बात करके या उनके रिएक्शन देख के एक बात कंफर्म हो गई है, मोदी जी 2029 तक नहीं टिकने वाले हैं। मोदी जी की प्रधानमंत्री की कुर्सी बहुत जल्द डामाडोल होने वाली है। याद रखिएगा, ये फर्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सरकार गिर जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा। फर्क है, सरकार गिरने में और मोदी जी की कुर्सी गिरने में फर्क है। मैं मोदी जी की कुर्सी गिरने की बात कर रहा हूं, इसलिए कि जिस तरह से पॉपुलैरिटी में फर्क पड़ रहा है, जिस तरह से मोदी जी लगातार घिर रहे हैं, आप सोच सकते हैं जिस शख्स ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में जयकारा के अलावा कुछ नहीं सुना हो, उसे संसद में वोट चोर का नारा, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा सुनना पड़ जाए, उस दिन दरअसल वो कहते हैं ना, ताबूत में आखिरी कील लग गई थी कि उस दिन से मोदी जी की रिवर्स काउंटिंग फास्ट ट्रैक में शुरू हो गई थी। अब बीजेपी के अंदर भी ये सोच, संघ के अंदर भी ये सोच पनपने लगी है कि अगर इसी तरह से, जिस तरह से इस 2025 में आए दिन मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय से लेकर देसी तक हर जगह घिर रहे हैं, हर जगह मोदी जी की भद पिट रही है, हर जगह मोदी जी पे सवाल उठ रहे हैं, हर जगह मोदी जी के पत्ते उल्टे पड़ रहे हैं, तो बीजेपी भी आवाज बीजेपी के अंदर से उठेगी कि अब हमें चेहरा बदलना पड़ेगा। अक्सर मोदी जी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का चेहरा बदलते हैं, लेकिन वक्त बहुत जल्द आएगा जब वो आवाजें मोदी जी के खिलाफ भी संघ और बीजेपी में उठेगी और चेहरा बदलने की कवायद शुरू हो जाएगी, मांग शुरू हो जाएगी। क्या उसी से बचने के लिए मोदी जी वो बिल लाए थे ताकि अपने ही मुख्यमंत्रियों को डरा के रखा जा सके, या वो बिल अमित शाह इस उम्मीद में लाए हैं कि अब कुर्सी जाने वाली है, कुर्सी पे दावा ठोकना है, कल को मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो अपने आसपास या अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को अभी से दबा के रखूं? ये सारी बातें चर्चा में हो रही है, लेकिन ये भी बात तय है कि राहुल गांधी 2029 तक अब इंतजार नहीं करना चाहते। राहुल गांधी ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी है। पहले ये था, राहुल गांधी ने जब 2024 के नतीजे आने के बाद जब देखा कि लोगों के अंदर कांग्रेस को लेके अभी भी बहुत उम्मीदें हैं, कांग्रेस की तरफ वापस आ रहे हैं, तो उनको लगा कि अगले 5 साल जम के ऐसी मेहनत करनी है कि 29 में हम इंडिया गठबंधन के तौर पर सत्ता की दावेदारी के प्रमुख दावेदार हों सत्ता के। लेकिन जैसे जैसे ये 1 साल बीतता गया, राहुल गांधी गेम प्लान समझते गए, पहले महाराष्ट्र का, फिर हरियाणा का, और अब लोकसभा चुनाव का जो डाटा निकाला, तब उनको समझ में आ गया कि अब कमजोर नस हाथ आ गई है। अब जरूरत सिर्फ इतनी है कि ये जो बीजेपी का काला धंधा है, इसको लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को समझाना है। और जिस कॉन्फिडेंस से राहुल गांधी ने उस दिनों प्रेजेंटेशन की थी ना, आधे लोग तो उसी के कायल हो गए थे कि भाई बड़े प्रोफेशनल तरीके से राहुल गांधी ने हर चीज बताई थी, पूरे पुख्ता सबूत के साथ बताई थी। और उसके बाद बीजेपी की बुरी किस्मत, मोदी जी की बुरी किस्मत कि सोशल मीडिया पर लोगों ने उसका खुद फैक्ट चेक करना शुरू कर दिया। और लोगों ने जब फैक्ट चेक किया ना, जब सच्चाई सामने आई कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सारी बातें सच है, तो जितना झूठा नैरेटिव बीजेपी खड़ा करना चाह रही थी वो सब वहीं धाराशाही हो गया। आज की डेट में आप देखिए, जो राहुल गांधी ने नारा दिया है, वोट चोर गद्दी छोड़, इसके खिलाफ सत्ताधारी पक्ष या उनके सहयोगियों की तरफ से कोई आवाज उठ रही है? कोई कह रहा है? या वो कई लोगों ने जिक्र किया है कि जब 2019 में राहुल गांधी ने नारा दिया था चौकीदार चोर है, तब पूरी बीजेपी, पूरा सिस्टम उठ खड़ा हुआ था और सब ने अपने नाम के आगे लिखना शुरू कर दिया था, मैं भी चौकीदार, कि सोशल मीडिया पर भी ऐसे भी। आज की डेट में कोई मोदी जी को इतना सपोर्ट देके मोदी जी की वॉल बन के कोई आ रहा है? जब वोट चोर का नारा चिपक गया है, कोई नहीं कह रहा,
कोई ये भी नहीं कह रहा कि राहुल गांधी वोट चोर कह रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये किया जाए, कुछ नहीं कह रहे। सब के सब चुनाव आयोग को डिफेंड करने में लगे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि राहुल गांधी एक चीज बहुत अच्छी तरह समझ गए कि अब सिरा हाथ में आ चुका है। अब तो ये जो बीजेपी की फर्जी स्वेटर है इसको उधेड़ के रहूंगा, 29 तक इंतजार नहीं करूंगा। और बिहार में जहां जहां राहुल गांधी घूम रहे हैं, राहुल गांधी के चेहरे के हाव भाव पढ़ लीजिए आप। चेहरे के हाव भाव देखिए। राहुल गांधी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा भी की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी की। उस वक्त के राहुल गांधी के चेहरे के हाव भाव कुछ और थे, उम्मीद वाले थे। इस बार के राहुल गांधी के हाव भाव कॉन्फिडेंस वाले हैं, आत्मविश्वास वाले हैं। वो समझ गए हैं कि हिल गई है कुर्सी, हिल गई है कुर्सी, काफी हद तक हिल गई है, बस थोड़ा सा जोर और ये कुर्सी गिरी। बड़ी चालाकी से राहुल गांधी ने वोट चोरी के साथ बिहार में अपने पुराने मुद्दों को भी जोड़ दिया। पुराना मुद्दा क्या? वही जिसने 24 में कामयाबी दिलाई। कामयाबी मैं इसलिए कह रहा हूं कि डबल के करीब सीटें कांग्रेस की हो गई। इंडिया गठबंधन 234 पे पहुंच गया, मोदी जी 240 पे टिक गए, आके लटक गए। वो कामयाबी ही थी। उस कामयाबी के पीछे बहुत बड़ा कारण क्या था? संविधान खतरे में है। और ये किसने कहा था? राहुल गांधी ने कहा था। फिर उसके बाद राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना से लोगों को अपने साथ जोड़ा। अब जातिगत संविधान खतरे में है, जातिगत जनगणना और वोट चोरी, तीनों को राहुल गांधी ने संविधान ऊपर, जातिगत जनगणना, वोट चोरी, तीनों को जोड़ के एक ऐसा त्रिकोण बना दिया है कि लोग सोचने पर मजबूर हैं कि वाकई में ये सारी कुछ अल्टीमेट कार्रवाई तो संविधान को बदलने की है। आजादी के बाद ये आया, ये संविधान आया और इसमें लिखा है कि हिंदुस्तान के सब लोग एक जैसे हैं। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सारे के सारे लोग एक जैसे हैं। और हर व्यक्ति को, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर व्यक्ति को ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान एक वोट देता है। 2 नहीं देता, 3 नहीं देता, आधा नहीं देता, 1 वोट देता है। 1 मैन 1 वोट, 1 वुमन 1 वोट। अब नरेंद्र मोदी जी और इलेक्शन कमीशन मिलकर आपसे आपका वोट छीन रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।